तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 8 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। साइंस भी है, जीके के भी बहुत अच्छे प्रश्न आ गए हैं और मैथ और रीजनिंग के तो काफ़ी सारे प्रश्न आ गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कितने नंबर की मैथ और रीजनिंग आ रही है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न लोगों का होता है। और आज खुशखबरी है मैथ और रीजनिंग वालों के लिए, तो लास्ट में आपको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज किन किन ने हमको प्रश्न भेजे हैं। तो साकेत महार जी ने प्रश्न भेजे हैं, 84 नंबर इनके आए हैं, धार जिले के निवासी हैं। इनका स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिया है, अभी आपको दिखा देंगे। सुनील सिंह, इनके 81 नंबर आए हैं। तो इन लोगों ने अच्छे प्रश्न भेजे हैं, उनको आपको बताते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस का प्रश्न देखते हैं। देखो, प्रकीर्णन से, वर्ण विक्षेपण से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज फिर से प्रश्न आया है इस शिफ्ट में, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पहले भी आपको हमने कराया है इसके बारे में। ठीक है, तो देखो, आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के अणु सूर्य के साथ प्रकाश में नीले रंग को अन्य रंगों की तुलना में अधिक बिखेर देते हैं। तो जो नीला रंग होता है ना, उसको सबसे ज्यादा बिखेरा जाता है, इसलिए जो आपका आकाश का रंग है वो नीले कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहते हैं। और नीला प्रकाश बाकी सभी प्रकाश की तुलना में बाकी सभी दिशाओं में फैल करके हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे कि पूरा आकाश का रंग हमको नीले कलर का दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन की वजह से ये ऐसी घटना होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, अगर आपके एग्जाम में 4 से 5 दिन का भी समय है तो आप अभी भी हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। इन नोट्स को लेने के बाद में अच्छे खासे नंबर आए हैं। सुबह आपको दिखाया था अरविंद जी के 83 नंबर आए थे, 6 दिन पहले उन्होंने हमारा नोट्स लिया था। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 179 रुपए में मिलने वाले हैं। इन नोट्स में आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ मिलेगी और जितना अब तक हमने एग्जाम का एनालिसिस कराया है उन सब एग्जाम का एनालिसिस की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं भाई, उन लोगों को बता दें, जब आपको नोट्स भेजे जाते हैं तो बीच में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाती है, तो उस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर डेली एनालिसिस की पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो उसी ग्रुप में हम डालते हैं ना, तो जो लोग नोट्स लेते हैं उनको उस ग्रुप की लिंक साथ में ही सेंड की जाती है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं एएसआई, एलडीसी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है एमपीएसआई का, एमपीएसआई की भर्ती बहुत दिनों के बाद में आई है और इस बार 8-9 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एमपीएसआई के कंप्लीट नोट्स सभी सब्जेक्ट के मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें नागरिक शास्त्र होगा, मैथ होगा, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो मात्र 199 रुपए में एमपीएसआई की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स उपलब्ध है। और जो लोग कहते हैं सर नंबर नहीं आते हैं, आप ऐसे ही कहते रहते हो, तो लो भैया देख लो, यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है ये आज के प्रश्न हैं और उन्हीं का हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, जिससे हाँ लोगों को यकीन हो जाए ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर नंबर आते नहीं है, आप ऐसे ही बताते रहते हो। साकेत महार जी हैं, सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था, 84 नंबर इनके आए हैं। नंबर हमने इनका ब्लॉक कर दिया है, मतलब नंबर जो है वो हमने इनका हाइड कर दिया, ब्लॉक नहीं हाइड कर दिया, जिससे कि आप लोग बार बार फोन ना करें इनको। ठीक है, और काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे हैं। लैपलास वाला एमपी की राजधानी, पजल और आकाश का रंग नीला क्यों, जब भी हमने बताया लाओस की राजधानी मुद्रा। अभी ये सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे। और ये हमारी बात भी हुई है, जीके जीएस के भेजी है उन्होंने, बाद में जीके जीएस के और प्रश्न भेजिए और नंबर बहुत अच्छे, ये हमने कहा भी है। तो आप ये देख सकते हैं भाई और आप यकीन कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे, तो उनकी बातों पर आपको फंसना नहीं है। वो लोग ऐसे होते हैं या तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए रहते हैं तो आपका मोरल डाउन करने के लिए कमेंट करते हैं, या फिर उनके बिल्कुल भी नंबर नहीं आए रहते हैं तो ये सोचते हैं जितने हमारे यहाँ हैं उतने इन लोगों के यहाँ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करें वो लोग। ठीक है, तो उनके चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। कमेंट बॉक्स में जो निगेटिव कमेंट आएंगे आप खुद ही उनका रिप्लाई कर देना। ठीक है, अब चलो बता देते हैं कि आप ये नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एएसआई, एलडीसी के, कांस्टेबल के और एमपीएसआई के। तो छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी कांस्टेबल के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। एएसआई, एलडीसी वालों को भी इतने का ही पेमेंट करना है। जिनको एमपीएसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। जिनको एमपीएसआई, कांस्टेबल और एएसआई, एलडीसी तीनों के नोट्स चाहिए तो वो तीनों के नोट्स आपको मात्र 300 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको 300 रुपए का पेमेंट करना अगर आपको एमपीएसआई, कांस्टेबल दोनों के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो उतने का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। नोट्स के साथ में ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है,
चलिए, अब उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और शामिल हो जाइए वर्दी लेने की जंग में और अच्छे नंबर पाने की जंग में। ठीक है भैया? चलो अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न साइंस से ही आया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इससे पहले बाएं हाथ के अंगूठे का नियम पूछा गया था, इस बार दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पूछा गया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या बताता है? विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ठीक है, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो तर्जनी उंगली जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाएगा और मध्यमा उंगली जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपसे कहते हैं कि हमारा एग्जाम एनालिसिस आप लोग जरूर देखा कीजिए और हर शिफ्ट का देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं भाई, 45 दिन एग्जाम चलेगा तो प्रश्न रिपीट होना तो संभव है ही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आया, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है या फिर व्यापारिक राजधानी क्या है? तो ये आपकी इंदौर है, मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे लेते हैं। इंदौर बहुत चर्चा में भी है क्योंकि ये लगातार 6वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो देखो, मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर है। इसे राज्य के व्यापार और वाणिज्य का केंद्र माना जाता है, जिसमें बड़े पैमाने पर विनिर्माण और सेवा केंद्र जो है वो यहाँ पर शामिल है। व्यावसायिक केंद्र है। इंदौर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आर्थिक महत्व भी है, तो यह शहर राज्य के व्यापार और वाणिज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्योग कौन कौन से? तो इंदौर में बड़े, मध्यम और छोटे पैमाने के विनिर्माण और सेवा उद्योग शामिल हैं। इतने सारे उद्योग आपको इंदौर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इंदौर ही 6वीं बार लगातार, अभी देखो एमपी आबकारी में 2 बार पूछा गया था कि भाई 2019 में कौन रहा है पहले पर सब उसमें स्वच्छता में, तो भी इंदौर है। 2024 में कौन रहा है, तो भी इंदौर है। इंदौर लगातार स्वच्छ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक एमपी पुलिस में नहीं पूछा गया है, अब इंदौर यहाँ पर आ गया तो ये मानकर चलो अब स्वच्छता के बारे में पूछेंगे, तो ध्यान रखना आपको इंदौर ही लगाना है। चलो भैया अगला प्रश्न देखिए, स्टैटिक जीके का पूछा गया था। ये हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने नोट्स दिया है स्टैटिक जीके की पीडीएफ देखना, उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो लद्दाख और चीन के झिंजियांग स्वायत्त से क्षेत्र जो है इसको आपस में जोड़ता है। तो भारत और चीन को जोड़ने का काम कौन करता है? काराकोरम दर्रा करता है। चलो देख लें, तो काराकोरम दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। यह लेह भारत और यारकंद चीन के बीच में एक प्राचीन मार्ग है, काफी समय से यह मार्ग बना हुआ है। यह दर्रा भारत और चीन की सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है। यह लद्दाख में लेह को तारिम बेसिन, चीन में यारकंद से जोड़ने वाले प्राचीन कारवां मार्ग में सबसे ऊंचा दर्रा है। कुल मिलाकर के ये पूछा गया था किसको जोड़ता है, तो भैया भारत और चाइना को जोड़ने का काम काराकोरम दर्रा करता है। चलो अगला देखो, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है। करंट अफेयर में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, ठीक है, तो करंट वाली पीडीएफ भी देख करके जाना आप लोग। नीदरलैंड में वर्तमान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कुमार तुहिन को। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। देखो, तो नीदरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन है। उन्हें सितंबर 2024 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। तो नाम हो जाएगा इनका कुमार तुहिन। पिछला पद ये ICCR के रूप में कार्य कर चुके हैं। नियुक्ति उनकी सितंबर 2024 में हुई है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न गिद्दा नृत्य पूछा गया है। इससे पहले भांगड़ा पूछा गया था, अब गिद्दा पूछा है। अपनी स्टैटिक जीके में से ये आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये भी अपनी स्टैटिक जीके पीडीएफ में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। गिद्दा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है। चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो गिद्दा पंजाब राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा और गिद्दा महिलाओं के द्वारा। ठीक है, यह पारंपरिक लोकगीतों और लयबद्ध ताली बजाने के साथ में किया जाता है और अपनी ऊर्जावान, सुंदर और जीवंत हरकतों के लिए जाना जाता है। तो गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। आगे बढ़ो, देखो मुद्रा और राजधानी आना शुरू हो गए हैं भैया। ठीक है, लाओस देश की मुद्रा क्या है? तो लाओस की मुद्रा भी बता दे रहे हैं, राजधानी भी बता दे रहे हैं। तो देखो ये तो सुबह का लिखा रह गया। ठीक है, तो लाओस की मुद्रा की बात करते हैं तो कीप जो है, कीप ये लाओस की मुद्रा है। और वियंतियन जो है वो लाओस का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर है। राजधानी भी वियंतियन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो राजधानी हो गया वियंतियन और मुद्रा हो गया लाओ कीप, जिसे LAK के रूप में जाना जाता है। इसे LAK लिखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसकी मुद्रा डॉलर भी दिखाई जाती है, लेकिन कीप इसकी वास्तविक मुद्रा है, जिसको हम लाओ कीप कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला मध्य प्रदेश में दूसरे राष्ट्रपति शासन के बाद में मुख्यमंत्री कौन बना था? देखो कितना घुमा करके पूछा है। तो ये आप MPG वाली पीडीएफ उठा करके हमारा देख लेना, पूरी हमने आपको लिस्ट दी है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौन बने, कब राष्ट्रपति शासन लगा। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लगा था मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। तो इसके बाद में किसको मुख्यमंत्री बनाया? तो अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। देखो, तो 9 जून 1980 से 10 जून 1985 तक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन सिंह रहे, इन्हीं ने जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अब इनके कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, तो इनके कार्यकाल के दौरान भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसको हम MIC भी कहते हैं, मिक गैस भी कहते हैं, इसका रिसाव हुआ था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भाई भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? अर्जुन सिंह थे, याद रखना। अभी ये पूछा नहीं है प्रश्न, आगे जरूर पूछेंगे। अब देखो एक साइंस का प्रश्न और आ गया बीच में। अगर कोई चश्मा की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकल दूरी कितनी होगी? यहाँ से पहले भी प्रश्न आया था, परसों भी आपको हमने ये वाला प्रश्न बताया था। उसमें जो है फोकल दूरी दे करके क्षमता पूछी थी, इसमें उल्टा कर दिया, क्षमता दे करके फोकल दूरी पूछी है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर चश्मे की क्षमता 5 डायोप्टर है, उसकी फोकल दूरी 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर होगी। यह गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है, क्योंकि फोकल दूरी बराबर 1 क्षमता होती है। ठीक है, 1 क्षमता होती है, तो इस हिसाब से 5 डायोप्टर की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर निकलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये लेंस सूत्र हमने अपने PDF फिजिक्स वाले में दिया है, देख लेना। चलो भैया 10 नंबर प्रश्न है कि दिन में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं छोड़ते? ये भी साइंस का प्रश्न है। साइंस के लिए परेशान रहते हो सर, साइंस के प्रश्न कहीं नहीं मिल रहे हैं, हर जगह देख लिया, यहाँ पर आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और वो आपकी ही सहयोग से, जो उन्होंने प्रश्न भेजे हैं, आप भी प्रश्न भेजा कीजिए भाई, भले ही आपके कितने भी नंबर आए हों। 1 घंटे के अंदर उन्होंने प्रश्न भेज दिए, मुश्किल से एग्जाम सेंटर से निकले होंगे, ऑटो में बैठे सारे प्रश्न उन्होंने सेंड कर दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठीक है ना। चलो, तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाते हैं। देखो, तो दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वे इसका उपयोग करते हैं। भाई खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे तो भूखे रह जाएंगे बेचारे, तो दिन में नहीं छोड़ते। अब रात में क्या है, प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, तो रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा भी गया है भाई रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये प्रश्न एक बार घुमा करके पटवारी में पूछा था कि भाई पौधों के नीचे रात में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, उसी को घुमा करके यहाँ पर पूछ लिया है। ठीक है ना। तो देखो, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कहीं अधिक होती है। श्वसन से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तुरंत प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है, इसलिए यह वातावरण में नहीं छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन को वातावरण में ये लोग छोड़ देते हैं। ठीक है भाई। चलो अब देखो एक प्रश्न पूछा गया है WHO, ये भी साइंस का ही है कि भाई WHO के अनुसार पेयजल की कठोरता कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न ये बताया है, एक यही प्रश्न ये बताया कि पेयजल की कठोरता कितना होता है, कितने से अधिक स्तर को हम पेयजल की कठोरता मानते हैं। तो 150 मिलीग्राम लीटर से अधिक कठोर जल जो है वो मतलब इससे अधिक स्तर का जो जल होगा वो कठोर जल कहलाएगा। और WHO ने क्या कहा है, तो WHO ने कहा देखो देखो पीने वाला जो जल होता है उसमें 500 ml से ज़्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पेयजल की कठोरता 500 mg प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह अधिकतम स्वीकार्य सीमा है। हालांकि कुछ देशों ने अपने मानक अलग अलग हैं जिनमें भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पर अगर आप भारतीय मानक की बात करते हैं तो भारत में 600 मिलीग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। WHO ने 500 बताया है। अब ऑप्शन में देखना 500 दिया गया था या फिर 150 दिया गया था। अगर 150 दिया गया था तो भाई 150 ही आंसर होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। उसमें ये पूछा हुआ कितने स्तर से अधिक का जल कठोर जल होता है, तो 150 से ऊपर होगा तो वो कठोर जल माना जाएगा। चलो जो करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है, देखो नियुक्तियों से वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो नियुक्तियों वाली हमने PDF दे रखी है, आपको पता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बहुत अच्छे से समझा भी रखा है, पूरा डिटेल में हमने अपने PDF में दे रखा है। जो लोग पढ़ के गए होंगे उनकी चांदी हो गई होगी। ठीक है ना। आज के दोनों करंट अफेयर के प्रश्न अपनी PDF उसमें से फंसे हैं नियुक्तियों वाले से। तो देखो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार जो है वो वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलो देख लो इनके बारे में पूरी जानकारी। तो देखो श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया ये भी हमने उसमें बताया था। तो 25वें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का इन्होंने स्थान लिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। चलो अब देखो MPG से प्रश्न पूछा था कि तवा बांध जो है किस नदी पर है। तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि तवा बांध की कभी ऊंचाई पूछ लेते हैं, कभी लंबाई पूछ लेते हैं, अब पूछ लिया किस नदी पर है। तो भाई तवा बांध तवा नदी पर है। डैम वाली PDF में ये सब कुछ आपको दिया गया है, तवा बांध, ठीक है, चंबल डैम, इन सब के बारे में बताया है। देखो तो तवा बांध तवा नदी पर स्थित है, जो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी के पास में स्थित है। तो नदी कौन सी हो गई, तवा नदी हो गई। स्थान क्या हो गया, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है। सहायक नदी कौन सी है, तो तवा जो है वो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ऊंचाई वगैरह हमने PDF में दे रखा है, वहां पर आप पढ़ लेना। अगला है सिंध नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। ध्यान रखना सिंधु का नहीं पूछा था, सिंध पूछा था, मध्य प्रदेश वाली। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल विदिशा से है। कहाँ से, विदिशा से। तो देखो मध्य प्रदेश की सिंध नदी का उद्गम स्थल विदिशा जिले में स्थित मालवा का पठार है। यह मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जैसे कई जिलों से होकर के बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश के जालौन में जाकर के यमुना में मिल जाती है।
ठीक है। अब देखो आज प्रश्न एक पूछा गया था कि जो बेतवा है वो किस सिरे से यमुना में मिलती है, तो भाई हमने देखा हर जगह जो दाएं सिरे से ही यमुना में मिलती है, ठीक है ना। ऐसे यमुना आती है, यहाँ पर गंगा आती है, यहाँ से बेतवा मिल जाती है और फिर यमुना मतलब मिल करके गंगा में और वो जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। चलो इसकी बात करते हैं, तो उद्गम अगर हम देखें तो मालवा पठार विदिशा जिले से होता है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है, तो जालौन में जाकर के यमुना में मिल जाती है। प्रवाह कहाँ पर होता है, तो अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, इन सब जगह सिंध नदी बहती है और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जाकर के यमुना में मिल जाती है। चलो अगला देखो, कौन सा खनिज अयस्क नहीं होता है, ये आपका साइंस का एक प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में था लोहा, तांबा, यूरेनियम, एक और कुछ था, ठीक है। तो यूरेनियम जो है उसका कोई अयस्क नहीं होता है। देखो तो लोहा और तांबा दोनों खनिज अयस्क हैं, जबकि यूरेनियम भी एक खनिज है लेकिन अपने आप में अयस्क नहीं है। तो ध्यान रखना, देखो हेमेटाइट वगैरह सबके अयस्क होते हैं लेकिन यूरेनियम अपने आप में अयस्क नहीं होता है। तो यूरेनियम के अयस्क के उदाहरण में पिच ब्लेंड हो सकता है लेकिन यूरेनियम खुद में अयस्क नहीं होता है। तो लोहा देख लो, तो लोहा एक खनिज है जो अयस्कों से निकाला जाता है, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये लोहे के अयस्क होते हैं। तांबा भी एक अलोह खनिज है जो अयस्कों से निकाला जाता है, जैसे कि चाल्कोपाइराइट है। यूरेनियम एक खनिज है लेकिन अपने आप में अयस्क नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखो, प्रश्न आज अपने पास में ज़्यादा है, साइंस उसके जीके के भी है, साइंस के भी है ना। तो किस वंश ने सबसे पहले टोकन व्यवस्था शुरू की थी। ऑप्शन में था गुलाम, खिलजी, सैयद, तुगलक। सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश ने सॉरी गुलाम नहीं होगा, यहाँ पर तुगलक होगा भाई। एमबीटी ने शुरू की थी ना, तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक। जब पीडीएफ देंगे तो सही करके देंगे इसको, ठीक है। तो देखो एमबीटी ने शुरू किया था, तो सबसे पहले टोकन व्यवस्था शुरू की थी किसने, तुगलक वंश ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जिसे टोकन मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। अब तुगलक वंश के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी को बाद में दौलताबाद नाम देकर राजधानी स्थानांतरित किया था, लेकिन यह निर्णय आर्थिक रूप से बहुत खर्चीला था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने चांदी और तांबे की सिक्के की जगह पर एक सांकेतिक मुद्रा टोकन जारी कर दिया। तो ये भी इसके ऊपर भारी पड़ गया है ना, बाद में इसका भी इसको खामियाजा भुगतना पड़ा था। चलो अब बाकी जो वंश आए हैं इनका टाइम पीरियड बता देते हैं क्योंकि आगे पूछा जाएगा। तो गुलाम वंश के शासन की बात करते हैं, 1206 से 1290 तक रहा था। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक रहा था। सैयद वंश की बात करें 1414 से 1451 तक रहा था। इतना आपको ध्यान रखना है। तो पूरा डिटेल में इसीलिए आपको बताते हैं भाई। अच्छी लगती है कि नहीं वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नहीं हो आप लोग, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो, नेगेटिव कमेंट वाले आते हैं तुम देखते रह जाते हो, ठीक है ना। चलो आगे देखो, प्रतिरोध को दुगना करने पर, साइंस का प्रश्न देख लो, 6वां प्रश्न है। 8 से 9 प्रश्न साइंस के आ रहे हैं, 6 7 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। और क्या करें भैया। तो प्रतिरोध को दोगुना करने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऊर्जा जो है वो आधी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देख लीजिए। यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए, प्रतिरोध को दुगना करने करे तो ऊर्जा जो है वो आधी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धारा आई प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितनी बार आपको बताया है, V बराबर आई आर होता है और जो I बराबर V अपन आर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। इसलिए प्रतिरोध को दुगना करने पर धारा जो है वो आधी हो जाती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलो मैथ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, एक प्रश्न पूछा गया था, लैप्लास कांस्टेंट में साइन एक्स का मान क्या होगा। उन्हीं ने भेजा था जिनका भी स्क्रीनशॉट लगाया था, ठीक है। उसके बाद में साइन 120 डिग्री का मान पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, साइन 120 का बताइए, साइन 90 का बताइए, कॉस 30 किसके बराबर होगा, कॉस 45 किसके बराबर होगा, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अगला, एक पंखा एक बार में 3 रेडियन घूमता है तो भाई कितने डिग्री घूम रहा है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने का आया था, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि बताइए। अगर आपको सूत्र याद है ना मेंसुरेशन के, आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखो, एक वृत्त की ऊंचाई को अगर दोगुना कर दें तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया था। एक षटभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई बता दीजिए। अगला, 1 से 7 तक परिवार में बच्चों की संख्या देकर के माध्यिका निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। और देख लो भैया, देखो अगला है, 2,32,000 रुपये की धनराशि पर 45% का बट्टा दिया गया, डिस्काउंट बट्टा दिया गया है। तो भाई अंकित मूल्य उसका बता दीजिए कि अंकित मूल्य कितना होगा, एमपी कितना होगा। अगला देखो, ₹36,000 का ब्याज, 36,000 रुपये का ब्याज 19,300 रुपये है, ठीक है। तो 11% और 13% की दर पर इस राशि को विभाजित कर दिया गया। अब बताओ कि दोनों राशियां कितनी हैं, कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था सीआई में, तो साधारण ब्याज में। और ये सीआई का भी एक प्रश्न आया था। बाकी सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न, प्रतिशत का 1 प्रश्न, एचसीएफ का भी 1 प्रश्न पूछा गया था। वही नॉर्मल वाला जो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग के बराबर हो, जो है ना नियम, उसके आधार पर पूछा गया था। एचसीएफ इंटू एलसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, इस वाले नियम पर पूछा गया था। चलो अब
रीजनिंग का देख लेते हैं भाई, कैलेंडर के 3 से 4 प्रश्न आज आए हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। तो 15 अगस्त 2026 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था, ये पूछा गया है। 2024 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, ये पूछा गया है। सुबह भी रिपीटेड कैलेंडर से प्रश्न आया था। इसके बाद में 7 नवंबर 2019 को सोमवार है, तो 2025 का नया साल किस दिन पड़ेगा, ये 3-4 प्रश्न कैलेंडर के पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलो इसीलिए रीजनिंग में ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। टॉपिक तो वही है, पर ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी कैलेंडर का एक आता था, आज 3 पूछ लिया है। देखो, एक पूछा गया है, आप एक पुलिस आरक्षक हैं और आप किसी केस की स्टडी कर रहे हैं, उस केस में आपके सीनियर अधिकारी की एंट्री होती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये पूछा गया था। स्कूल को अगर 12 लिखा जाता है तो भैया मैथ को क्या लिखेंगे, ये पूछा गया था। पजल के 4 प्रश्न आए थे आज, ठीक है, 4 प्रश्न आए थे दिन और रंग वाले। तो पजल की वीडियो हमने बना रखी है, पजल जा करके देख लेना, सर्च करना पजल बाय सक्सेस जंक्शन। तीनों टाइप हमने करवा दिए हैं पजल की, मानसिक अभिरुचि भी करवा रखी है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, सब कुछ कंटेंट अपने चैनल पर आपको मिलेगा। अगला, ब्लड रिलेशन के 3 से 4 प्रश्न थे और वो इशारे वाले प्रश्न थे। तो देखो, पहले 1 पूछ रहे थे, आज 3 पूछ लिया है, तो इसलिए संख्या बढ़ गई है रीजनिंग की। अगर देखो 17, 19, 21, 23 में विषम पहचानिए, इसमें से विषम कौन सा होगा, तो दिख ही रहा भाई 21 विषम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 7 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। बाकी सारी संख्या किसी से नहीं कटती, केवल स्वयं से कटती हैं। अगला, AAB@, BBC@, CCD@, तो DDF@ में अलग बताना था आपको। तो यहाँ पर DD के बाद में E आना चाहिए, पर E नहीं आया, F रख दिया तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखो, तो घड़ी के 2 प्रश्न आए थे, बाकी साइलॉग के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। उसके बाद में ये तो बाकी यही है, ठीक है ना। हाँ, आकृति ढूंढने से ध्यान रखना, 3 से 4 प्रश्न एम्बेडेड फिगर के आए हैं, ठीक है। देख लो आप, जो आपकी नॉन वर्बल है वो भी आ गई है। 3 से 4 प्रश्न आज एम्बेडेड फिगर के आए हैं। सीरीज के 3 प्रश्न आए थे। डायरेक्शन में 5-6 लोग वाला जो मतलब डायरेक्शन का भी एक प्रश्न आपका आ रहा है, और ये थोड़ा घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा रहा है ना, बड़े बड़े प्रश्न आ रहे हैं। कैलेंडर का 4 आया था, बता दिया। मानसिक अभिरुचि के लगभग 6 प्रश्न, पजल के 4 प्रश्न है, सेंटेंस अरेंजमेंट का भी 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, डायरेक्शन का भी 1 प्रश्न आया था। अब चलो देख लेते हैं भाई मैथ और रीजनिंग में कितने प्रश्न आए हैं। तो मैथ आपका लगभग 20 नंबर का आया है, रीजनिंग लगभग 42 नंबर की आई है। 65 नंबर के आसपास जो है आपको मैथ रीजनिंग आज देखने को मिली है। साइंस के 12 प्रश्न हैं, बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर है, एमपी के है, 7-8 प्रश्न एमपी जीके के हैं। तो जिन लोगों ने एमपी जीके की पीडीएफ ली है भैया, अच्छे से पूरा पढ़ करके जाना। आपको हमने मैराथन भी दी है, तीनों पीडीएफ भी दी है, एमपी जीके की हैंड रिटन भी दिया है, तो आप इससे ज़्यादा और क्या करेंगे भैया, ठीक है ना। चलिए स्कोर की बात करें तो 81, 79, 84, 83, 79 अच्छे स्कोर मिले हैं। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादा आया है, ठीक है। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। साथ में जितना भी एग्जाम एनालिसिस हुआ उन सबकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो भाई नोट्स लेने के बाद में आपको लगेगा कि बहुत सारी पीडीएफ है, क्या करें। देखो, उसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जितने हमने दिए हैं, क्योंकि वहाँ से सीधे प्रश्न आ रहे हैं। फिर सारी मैराथन आपको कर लेनी है, जैसे नियुक्तियाँ हो गया और आपका जो है एमपी के डैम हो गए, इन सब की जो मैराथन दे रखी है उसकी पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर जब टाइम बचे तब आपको थ्योरी करना है, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं इतनी पीडीएफ देख करके, भाई डेली का एग्जाम एनालिसिस नहीं देंगे तो आप कहोगे सर एनालिसिस नहीं दिया है ना। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, नोट्स लेकर के अपनी तैयारी में लग जाइए। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। कल तक की सारी पीडीएफ वहाँ पर डाल दी गई हैं, ये जो आपकी डेली एनालिसिस वाली होती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जाकर के आप डेली एनालिसिस वाली पीडीएफ देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, हर जगह पहुँचा दीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।